भारत के सबसे बड़ा खूबसूरती क्या है पता है? आप बहुत सारी खूबसूरतियों की आप लिस्ट बना सकते हो, लेकिन सबसे अच्छाई जो है वो है हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम। और इस डेमोक्रेसी को अगर आगे बढ़ाने के लिए या डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से पालन करने के लिए जो चीज इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है हमारी इलेक्शन सिस्टम। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो इलेक्शन की प्रक्रिया है वो एक दिन जब आप जा रहे हो वोट दे रहे हो और वोट के बाद उसका गणना हो रहा है, इससे खत्म नहीं होता। इलेक्शन का जो पूरे प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोसीजर ही इलेक्शन को इन ऑल वे सक्सेसफुल बनाता है। और ये सक्सेस हमारे इंडिया में बहुत अच्छी तरह से लागू करने के लिए जिनका नाम लिया जाता है वो है टीएन शेषन जी, जिनका पूरा नाम था तिरुनेल्ली नारायण अय्यर शेषन। आज के इस सेशन में हम लोग शेषन जी के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर जगह पे हम सुन रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आपको पता है इलेक्शन शुरू हो चुका है और इस टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन क्या होता है ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, और टीएन सेशन का क्या ऐसा चीज था जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के बाद भारत को मिला, वो सारी चीज आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो सेशन को लास्ट तक देखना है, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देना है और लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर टीएन अय्यर शेषन की बात करें तो ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे, यानी कि ब्यूरोक्रेट थे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के साथ इन्होंने काम किया। उन्होंने मद्रास में अलग अलग पोजीशन में काम किया है और सेंट्रल सरकार के विभिन्न मंत्रालय में भी सेवा दी है। 1989 में भारत के 18th कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का समय था, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ही छुपा था। उन्होंने भारतीय चुनाव प्रक्रिया को जैसे उन्होंने बदला वो किसी ने नहीं किया था आज तक। उनका कथन था कि चुनाव के दौरान किसी को भी रिश्वत नहीं देना चाहिए, वोटर्स को डराने धमकाने का कोई अधिकार नहीं है। ये सारी चीज जो आगे हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज उनके तरफ से ही होना चालू हुआ था और उन्होंने ही वोटर्स के जाति या सांप्रदायिक भावनाओं को इस्तेमाल ना करने का अधिकार को अब उन्होंने आगे किया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को भी लागू किया। सारी कुछ जानेंगे और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे वो इंडिया के करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार और जो अनैतिक व्यवहार है वो सारे चीजों में उन्होंने कैसे भूमिका निभाई। और उनका जो कार्यशाली नेतृत्व उनको 1996 में रामन मैग्सेसे अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया था, जिसमें उनका कर्मक्षमता, उनका व्यवस्था और उनका जो ईमानदारी है, जो भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव में कैसे उसको मतलब लोकतंत्र को पाने के लिए या न्याय के हिसाब से लोकतंत्र तक पहुंचाने के लिए जो चीज कदम लिया जाएगा वो सारी चीज यहाँ पे देखा गया था, ठीक है। उनके जितने सारे रिफॉर्म हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज पहले देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज में क्या है, जैसे उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, उनका जो ग्रेजुएशन हुआ था वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से हुआ था। इन्होंने पुलिस सर्विस एग्जामिनेशन 1953 में क्लियर तो किया था, लेकिन फिर उन्होंने आईएएस का भी क्लियर किया था 1954 में। फर्स्ट उनका जो पोस्टिंग आया था वो था एज ए सब कलेक्टर, और फिर उन्होंने ओएनजीसी का मेंबर भी बने और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने 1990 में, जबकि चंद्रशेखर वाज द प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने 96 में रामन मैग्सेसे भी जीता। अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसा चीज उन्होंने किया कि पूरा गणतंत्र के ऊपर उनका नाम के छाप छोड़ गए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, व्हाट इज दिस वोटर आई कार्ड। पहले इंडिया में वोटर आई कार्ड नहीं था। उनकी कड़ी निगरानी में सबसे योग्य जो वोटर है उनके लिए वोटर आईडी का इशुएंस एक बहुत ही रियलिटी बन गया था, क्योंकि उनसे पहले ये बहुत बड़ा हेक्टिक काम माना जाता था। इस कदम मतलब ये स्टेप का उद्देश्य ये था कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़े ताकि इलेक्टोरल फ्रॉड को रोका जा सके। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन
करना जो कि है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, ये भी उनके अमल में ही शुरू किया गया, जिसमें ब्राइबिंग ना करे, कोई वोटर्स को इंटिमिडेटिंग ना कर पाए, ये सारी चीजों पे ध्यान दिया गया। और उसके साथ इसको अगर डिटेल्स में बात करें, उन्होंने क्लियरली बताया कि इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान शराब वितरण के जो दुरुपयोग है उसको उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई किया जाए। इवन इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि कैंपेन के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिनको सरकारी पोस्ट मिल रखा है वो कैंपेन के दौरान कैंपेन के लिए अपने वो पोजीशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने नो अपील टू वोटर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनल फीलिंग्स में भी ये लागू किया कि कोई भी रिलीजियस वे में कोई रिलीजियन को आगे रख के अपने वोट के प्रचार नहीं कर सकते था। और उसके साथ जो धार्मिक स्थल है उनको भी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए ऑफ लिमिट किया गया था। इसके साथ जो लाउड स्पीकर के यूजेस की बात होता है, प्रायर रिटर्न परमिशंस के बिना वो भी करना मना कर दिया था। मॉनिटरिंग करना पोल एक्सपेंसेस का और माल प्रैक्टिस को भी मॉनिटरिंग करना वो भी पॉसिबल हुआ था इनके ही थ्रू। ठीक है, सेशन ने क्या किया था, माल प्रैक्टिस जैसे कि इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस, ओवल ग्राफिटी हो गया या और कोई उल्लंघन पर निश्चित रूप पे उनका सजा मिलेगा, ये बात उन्होंने क्लैरिटी के साथ बताया। और ये सारी चीज एथिकल वैल्यूज और लीडरशिप क्वालिटी यानी कि इंटीग्रिटी को दर्शाते हुए, किसका, पॉलिटिकल पार्टीज का, ये दर्शाते हुए आगे चीज को रखा। अब आपको ये याद रखना है कि ये सारे जो चेंजेस लाया गया भारत के निर्वाचन कमीशन के अंदर, जो को इलेक्टोरल रिफॉर्म के नाम पे लेके आया गया, इससे आखिर में सबसे बड़े रूप में हमें क्या देखने को मिला, मतलब आज हम जहां पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होके हमें पता है कि हमारे जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको अगर सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट वे में किया जा रहा है, उसके पीछे TN सेशन है। तो सेशन जी ने फेयर इलेक्शन के लिए जितने सारे सख्त नियम को लागू किया, इसके हिसाब से क्या किया गया कि बेसिकली सारे चीज मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को फॉलो करने में उतर आए। उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को फिर से निकाला और इसे एक बहुत ही पावरफुल उपकरण और पावरफुल जो इंग्रेडिएंट है, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, उस समय ये बदल दिया ताकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके रूल के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उन पर लगाम लगाए जा सके, ये उनका मेन विजन था। इलेक्शन कमीशन ने कैंपेन को स्पेंडिंग लिमिट, कैंपेन्स के जो स्पेंडिंग है उस लिमिटेशन को भी उन्होंने लिमिट कर दिया और कैंडिडेट को यह भी कहा कि वो अपने पोल एक्सपेंसेस के अकाउंट एक रीजनेबल टाइम लिमिट के अंदर ही सबमिट करे। सिंपल वे में ये चीज भारत के जो वोटर्स है उनके अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि वोटर्स को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया, वोटर्स को उनके अधिकारों के जागरूकता उनके अंदर फैलाया गया। उन्होंने पूरे देश के लिए इलेक्टोरल करप्शन के खिलाफ कैंपेन करने के लिए और वोटर्स को अपनी आजादी की रक्षा करने के लिए और इलेक्शन में फेयरनेस इंश्योर करने के लिए समझदार लीडर चुनने के लिए उन्होंने शिक्षित किया। आप किसी को चुन रहे हो, आपके अंदर यह होना चाहिए कि आप वेल इन्फॉर्म्ड रहो। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्थिति और विजिबिलिटी को भी फिर से और ज्यादा क्लियरली बताया और इसे एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी में बदल दिया, जो कि पॉलिटिकल मास्टर्स के अधीन नहीं थी। हाई एंड पॉलिटिशियंस इलेक्शन कमीशन के से बहुत ज्यादा डरने लगे, क्योंकि अब वो इलेक्शन कमीशन की जो निगरानी में है उसमें यूजुअली बिजनेस नहीं कर सकते थे। और इसके साथ क्या हुआ, सेशन जी ने 100 से भी ज्यादा इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस को पहचान किया और उनको सुधारने के लिए प्रॉपर रिफॉर्म लेके आए। उनके एक्शन ने पॉलिटिशियंस और पार्टीज को ज्यादा अकाउंटेबल बनाया और इलेक्शंस में पैसा और मसल पावर इनके प्रभाव को कम किया। तो ये सारे एक्शन के जरिए TN सेशन जी ने इंडिया के जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें ऑर्डर, फेयरनेस, इंटीग्रिटी लाए और ये सुनिश्चित करते हुए कि दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के पास इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए एक रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। तो उनकी विरासत आज भी इलेक्शन कमीशन को गाइड करती है कि इंडिया और दुनिया भर में इलेक्टोरल रिफॉर्म को ये प्रेरणा भी देती है कि कैसे एक डेमोक्रेटिक
कंट्री में कैसे ही इलेक्शन को कराया जाए। तो ये था टीएन सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट अवदान हमारे भारतवर्ष के इलेक्शन के अंदर। आशा करूंगी आपको ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बारे में पता चल गया होगा और टीएन सेशन का इसके साथ क्या कनेक्शन था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल वोटर। अच्छे अपने इंफॉर्मेशन के साथ वोट करना, जरूर वोट करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।